नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज मकर संक्रांति है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। लेकिन सियासत का भी संक्रांति काल चल रहा है और इस पर महा कवरेज हमारी दिन भर जारी रहेगी, क्योंकि यूपी में सियासी जो संक्रांति है उसमें भगदड़ सी मच गई है। आज यहां पर पहले चरण का नामांकन भी होगा। कई पार्टियां अपने जो है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगी, लेकिन उसके पहले जो बीजेपी में भगदड़ मची है, स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि आज आएगी सुनामी। कुछ और बीजेपी के नेताओं के इस्तीफा का उन्होंने दावा किया है। 3 दिन में करीब 14 मंत्री एमएलए इस्तीफा दे चुके हैं और आज 11 बजे का जो कार्यक्रम है उसमें समाजवादी पार्टी में ये तमाम जो लोग शामिल होंगे। उसके पहले अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है इन तमाम नेताओं से चल रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे। इसके पहले समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर का जो नजारा है वो काफी अहम हो गया। वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के जो कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़े के साथ वहां पर पहुंचे हैं और समाजवादी पार्टी जो है ज्वाइनिंग अभियान वो लोग चला रहे हैं। तो अब देखिए, आज है ये सियासत का संक्रांति काल। अब ऐसे में सवाल ये कि दल बदल से किसकी दिशा बदलेगी, दल बदल से किसकी दशा बदलेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हर कोई ये दावा करके जा रहा है 5 साल तक जो लोग मंत्री रहे, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी थी, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वो लोग जब पार्टी छोड़े तब उन्होंने कहा कि ये जो सरकार थी वो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, बेरोजगारों की विरोधी सरकार थी। यहां पर उनकी अनदेखी की जा रही थी। 5 साल बाद उनको ये बात याद आई और अब वो लोग पाला बदल गए। तो इस तरीके से किसकी दशा बदलेगी, किसकी दिशा बदलेगी, आज उस पर पूरे दिन हमारी महा कवरेज जारी रहेगी और एक एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल होंगे और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा भी करेंगे। कई खास मेहमान पूरे दिन हमारे साथ बने रहेंगे। उसके पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। चुनावी समर में संक्रांति का सबको इंतजार, किसी को लिस्ट में अपने नाम का इंतजार, तो कोई हो रहा पार्टी छोड़ने को बेकरार। 14 जनवरी 2022 सियासत के संक्रांति काल की शुरुआत। तेज होती दिख रही दल बदल वाली रेस। उम्मीदवारों की लिस्ट आने के साथ ही तेज होगी चुनावी रेस। हिंदू धर्म में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन का विशेष महत्व है। हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पावन त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से उत्तरायण शुरू हो जाता है। उत्तरायण को ज्योतिष में शुभ काल माना गया है। यही वजह है कि चुनावी मौसम में मकर संक्रांति का विशेष महत्व देखने को मिल रहा है। सांस रोके हर कोई संक्रांति का इंतजार कर रहा है। ऐसा लग रहा है 14 जनवरी से सियासत के संक्रांति काल की शुरुआत हो रही है। हर सियासी दल को संक्रांति के शुभ काल का इंतजार है। यहाँ तक कि दल बदल वालों को भी इस शुभ बेला का इंतजार है। देश की सियासत में साल 2022 के इस चुनाव का विशेष महत्व है। जरा सी चूक सियासी भविष्य पर ग्रहण लगा सकती है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी हो या कांग्रेस, इस खतरे से कोई भी दल अछूता नहीं है। यही वजह है कि ज्योतिषीय गणना के समानांतर सियासी गणना का दौर तेज है। सियासी मंथन का दौर तेज है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ मौके पर उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े उलटफेर की तैयारी है। मौजूदा दौर में सूबे की सियासत पर सबसे मजबूत पकड़ वाली पार्टी बीजेपी मकर संक्रांति के मौके पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करने की तैयारी में जुटी है। किस मौजूदा विधायक का टिकट कट सकता है तो किस नए का भाग्य इस शुभ मुहूर्त में खिल सकता है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी में भी मंथन चिंतन का दौर जारी है। बुधवार को 22 वाले बदलाव की तैयारी को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। एसपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी,
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, महान दल समेत कई छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया है। जानकारी ये सामने आ रही है कि सीटों को लेकर आम सहमति बन चुकी है। मकर संक्रांति के मौके पर समाजवादी पार्टी भी बड़ी चुनावी तैयारी में है। पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी शोषण के शिकार हुए हैं, वो व्यापारी हो, वो कर्मचारी हो, बेरोजगार नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो, दलित हो, गरीब हो, मजलूम हो, अल्पसंख्यक हो, सब एक साथ खड़े होंगे और पहाड़ बन करके इनको ऐसा निकल जाएंगे कि जो बड़े बड़े हवाई तीर चलाने वाले लोग हैं खुद उसके शिकार बनेंगे। और मैं इनके ही दांव से इनको ऐसा पटकनी दूंगा कि कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हजारों और लाखों लोगों के सम्मान और स्वाभिमान से टकराने की कोशिश नहीं करेगा। ये दावा बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का है, तो बीजेपी के एक और पुराने दोस्त सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ मौके पर बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। मकर संक्रांति के मौके पर उत्तर प्रदेश के सियासी समर की बात करें तो संकेत साफ है कि सियासत के नए संक्रमण काल की शुरुआत 14 जनवरी को होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो सियासत का संक्रांति काल है, शुभ दिन आज है और आज कई हैपनिंग होने वाली है। आज बीजेपी की तरफ से पहले दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हो सकती है। थोड़ी देर बाद जो बीजेपी से मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, विधायकों ने, वो हो सकता है समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ उनकी बैठक हुई है और 11 बजे का वक्त है जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और उनके घर के बाहर या समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर तमाम जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो ढोल नगाड़ों के साथ हैं। तो आज जिस तरीके से सियासी पूरा माहौल है उस पर दिन भर हमारी महाकवरेज जारी रहेगी और लगातार में चर्चा भी कर रहे हैं कि इस दल बदल से किसकी दशा बदलेगी, किसकी दिशा बदलेगी। और नीरज हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान जोड़ने का परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे जुड़ रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभेंदु अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के पास आऊं लेकिन उसके पहले एक तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, बस थोड़ी देर बाद ये माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। एक सुनामी लाने की बात की जा रही है, क्या कुछ सुनामी का असर दिख रहा है वहां पे, कुछ बानगी देख पा रहे हैं? क्योंकि हमने अभी आपकी रिपोर्ट देखी थोड़ी देर पहले कि ढोल नगाड़ों के साथ तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं। जी हाँ, देखिए इस समय हम स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा बन गए थे, खासकर ओबीसी वर्ग को लेकर। और यहाँ पर आप देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि इधर दिखाइए कि किस तरह से इनके आवास पर ये पूरी भीड़ जमा है। तमाम समर्थक स्वामी प्रसाद मौर्य के यहाँ पर लगातार सुबह से ही आ रहे हैं। ये तमाम वो समर्थक हैं जो आज स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर सुबह से ही डटे हुए हैं और 11 बजे के करीब स्वामी प्रसाद मौर्य बताया जा रहा है यहाँ से निकलेंगे। उनके जो समर्थक विधायक हैं, जो उनके साथ जो तमाम मंत्री हैं, वो सभी यहाँ से निकलेंगे और 11 बजे वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर वहां पर वो सदस्यता लेंगे, यानी कि साइकिल की सवारी अब स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे। 11 बजे के बाद विधिवत वो साइकिल पर सवार हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अब इनका बड़ा अच्छा अनुभव भी उनके पास, कभी हाथी की सवारी करते थे, फिर कमल थाम लिया, आप साइकिल पे बैठने को तैयार है। अच्छा, अगर आप कार्यकर्ताओं से बात करें, काफी उत्साह में हैं कि भाई आप शुभ मुहूर्त है, मकर संक्रांति है, 14 जनवरी है, तो जरा पूछिए कि किसका मंगल होगा, किसका मंगल होगा। क्या उनको लग रहा है कि अब जिस तरीके से बीजेपी छोड़कर वो आए हैं 5 साल मंत्री पद पे बैठने के बाद, तो जनता तो उनसे सवाल करेगी, भाई 5 साल मंत्री आप थे, तो आप अब आ गए समाजवादी पार्टी में और सवाल उल्टे सरकार से कर रहे हो, तो क्या जो उनके समर्थक हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, वो भी शिफ्ट हो पाएंगे? जरा सवाल करिए तो। जी हाँ, देखिए हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं।
क्या नाम है आपका? प्रेमचंद मौर्य। अच्छा मौर्य जी, ये बताइए कि इससे लाभ मिलेगा स्वामी प्रसाद मौर्य को कि समाजवादी पार्टी को, जो इतने मतलब 5 साल भाजपा में रहे और अब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा। एक तरफा जो है उनकी सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो है अंत होगा। नेताजी आप कहाँ से आए? ऊंचाहार। क्या नाम है? शिवराज मौर्य। अच्छा शिवराज मौर्य जी, ये बताइए कि क्या इसका लाभ मिलेगा? मैं 40 साल से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं और इससे जिस तरह बीएसपी का सफाया हुआ है उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का भी अच्छा सफाया होगा। नीरज, ये चूंकि ऊंचाहार से आए हैं, नीरज ये ऊंचाहार से आए हैं तो ऊंचाहार की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो रही है। ऊंचाहार में भी ये टिकट की डिमांड कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे के लिए। मनोज पांडे वहां पर है, तो ऊंचाहार का गणित क्या है जरा समझिए तो। जरा ऊंचाहार से आए हैं वो, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे की भी यही चाह है कि वहां से उनको टिकट मिले। मनोज पांडे पहले से वहां पर हैं। आप ऊंचाहार से आए हैं, मनोज पांडे वहां पर पहले से हैं समाजवादी पार्टी से जी। इनके जो सुपुत्र है वो भी चुनाव लड़े थे पिछला। और इस बार का क्या गणित कहता है ऊंचाहार? ये हमारे पास मौर्य वोटर जो है पूरा एक तरफा हो जाएगा। यादव प्लस मोहन। हमारे पास बीएसपी का भी काफी वोट आ रहा है क्योंकि मौर्य जी के साथ वो पहले से लगा हुआ था, वो भी पूरी तरह से। तो मनोज पांडे जी कहाँ जाएंगे? जी, तो मनोज पांडे जी की क्या स्थिति रहेगी? मनोज पांडे जी अपनी जगह पर अपनी सीट पे कायम रहेंगे। तो उत्कर्ष मौर्य जी कहाँ से लगे? उत्कर्ष मौर्य जी को ऊंचाहार से दिया जा रहा है, मनोज पांडे जी को शायद और कहीं स्थापित किया जाए। अच्छा, तो ये देखिए मनोज पांडे को कहीं और से स्थापित किया जा सकता है और उत्कर्ष मौर्य की चूंकि काफी कम वोटों से वो वहां से पिछली बार हारे थे, तो उत्कर्ष मौर्य को वहां से टिकट दिया जा सकता है। यही यहाँ के जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं। ठीक है नीरज आपके पास आएंगे, अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट जो नीरज ने ही भेजी लखनऊ से उसको दिखाना बेहद जरूरी है। अब देखिए किस तरीके का उत्साह है। स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे पर खुशी किस तरह की है आप देखिए। क्या लग रहा है आज? कितनी खुशी है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कितनी खुशी है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए इस बार जनता मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से भगाना है, साफ करना है। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के साथ सारे लोगों मन बना के उनके जिताने का काम करेंगे और माननीय अखिलेश जी जिसको भी टिकट देने का काम करेंगे उनको लोग जिताने का काम करेंगे। और हमारे समाज के सबसे बड़े नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज समाजवादी पार्टी को सदस्यता ग्रहण करेंगे और पूरे समाज का नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और पूरे प्रदेश में कुशवाहा मौर्य शाक्त सैनी समाज के लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी का सहयोग करने के लिए तैयार है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता थे भाजपा के और निश्चित तौर पर भाजपा के लिए एक झटका ही है उनका यहाँ से जाना। आप भी उनके साथ हैं, क्या कहना है आज के मौके पर? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछड़े दलित शोषित समाज के प्रदेश के कोने कोने के सभी के संरक्षक हैं और जिनके साथ उपेक्षा हुई है उन सभी की उपेक्षाओं को देखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी को त्यागे हैं और सभी कमजोर वर्ग की लड़ाई को लड़ करके सबके हक और हुकूमत में के लिए आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होंगे। ये इनका आवास है, हम आपको इस आवास के अंदर ले चलते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का आवास है, सरकारी आवास है, 14 कालीदास। ये नेम प्लेट स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री जो अभी तक लगी हुई है। घर के अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का आवास है, ये नज़ारा है। तमाम समर्थक स्वामी प्रसाद मौर्य के यहाँ पर पहुँच गए हैं और 11 बजे करीब वो यहाँ से निकलेंगे और तमाम अपने समर्थकों के साथ आज वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होंगे। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो मतलब अब देखिए 11 बजे का कार्यक्रम है। 11 बजे भी सारे जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। लेकिन उसके पहले आप देखिए उत्साह कितना है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक हैं वो राज्य के दूर दूर से आए हैं और वहाँ पर आप ढोल नगाड़ों के साथ वो समाजवादी पार्टी में जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब उनका ये कहना भी है कि हम समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो एक बार फिर से
अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इनकी अपनी भी जो गणित है कि अभी तक ओबीसी और इसमें यादव और मुस्लिमों के एक वोट बैंक था, अब इसमें अगर गैर ओबीसी जो मिल जाते हैं बाकी समाज के लोग तो एक समीकरण बन सकता है। और इसी समीकरण को आज हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि भाई ये जो समीकरण बन रहा है, जो सियासत का संक्रांति काल चल रहा है, आज शुभ मुहूर्त में आज यूपी की सियासत में तमाम बदलाव देखे जाएंगे। एक एक पर हम चर्चा सब पे करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने का एक बार फिर से आपसे परिचय करवा दे, रमनीश वत्स जी है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कीर्तिनिधि पांडे जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और शुभेंदु अवस्थी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कीर्तिनिधि जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। देखिए, आज चूंकि मकर संक्रांति है तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज शुभ दिन है और शुभ दिन में आज कई काम होने, माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में शामिल होंगे और आज ही उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसको भी आप लोग जारी करेंगे। तो क्या लगता है कि आज शुभ इस मुहूर्त पर किसका 2022 में शुभ होने वाला, किसका मंगल होने वाला है? अंजनी जी, हाँ, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हाँ, मकर संक्रांति के इस अवसर पर आपको और आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं जी। और एक बात तय है, मंगल इस उत्तर प्रदेश की जनता का होने वाला है। मंगल होने वाला पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का। मंगल होने वाला है उन लोगों का जिन पिछड़ों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। मंगल होने वाला है उन शेड्यूल कास्ट के लोगों का जिनका आरक्षण शिक्षकों की भर्ती में भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। और एक बात स्पष्ट है, जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं, दारा सिंह चौहान जी कर रहे हैं, धर्म सिंह सैनी जी कर रहे हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं जो पिछड़ी समाज के आते हैं। अंजनी जी, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जी पिछड़ों और दलितों को आरक्षण नहीं मिल पाया। अच्छा। और पिछड़ों ने जब इसकी शिकायत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में किया तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा और लिखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों का पूरा आरक्षण नहीं मिल पाया है, ये कमियां रह गई हैं, इनको पूरा कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी सरकार उस पर चेती नहीं, सरकार ने उन पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया। अब सवाल यह है कि वही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, दारा सिंह चौहान जी हो, धर्म सिंह सैनी जी हो और तमाम पिछड़ी जाति के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो, जब ये सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात मानने को तैयार नहीं है तो इन अपने मंत्रियों की बात कैसे सुनती रही होगी? अब जब पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, दलितों के साथ अन्याय हुआ, उनका पूरा आरक्षण जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कीर्ति जी, देखिए आज बहुत शुभ मुहूर्त है, शुभ मौका है। ऐसे में आपसे एक सवाल बनता भी है, इन लोगों पे आप कितना भरोसा करते हैं? आपने देखा होगा कि मायावती जी के टॉप 3 के भी करीबी में माने जाते थे स्वामी प्रसाद मौर्य। हाथी पे बड़े शान से मायावती जी के पीछे पीछे चलते थे और जब उन्होंने पार्टी छोड़ा तो उनको क्या नहीं कहा, ये दौलत की बेटी है, सिर्फ अपना बनाती है, सब कुछ कह के आगे बीजेपी में, और बीजेपी गंगा सागर में कूद पड़े। बीजेपी में 5 साल तक मंत्री भी रहे, बिटिया को अपने सांसद बना दिया। सब कुछ करने के बाद एक बड़े मंत्रालय भी उनको मिला, सब कुछ हुआ, वहां पे आंख बंद करके बैठे रहे। तब उनको पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों की याद नहीं आई। सारा कार्यकाल हो गया, जब आचार संहिता लग गई तब वो कूद पड़े, नहीं भैया कुछ नहीं हुआ, अब हम इनको नागनाथ, सांपनाथ सबको नेवला बन के साफ कर जाएंगे। ये बतिया पहले उनको याद क्यों नहीं आई? अंजनी जी, हाँ अंजनी जी, मैं बता रहा हूं, बताइए कि देखिए, जब 2017 में इनको अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाए थे, हाँ, और तमाम बैकवर्ड क्लास के नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी जो आज छोड़ के जा रहे हैं इनको, तब भारतीय जनता पार्टी और देश के तमाम मीडिया चैनल साथी तब कहते थे चाणक्य नीति है। हाँ हाँ, चाणक्य नीति के तहत इनको सबको ज्वाइन कराया गया। अब वो लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, आज समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, न तो समाजवादी पार्टी का कोई दबाव है, लेकिन एक बात जरूर है, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर 2017 में भारतीय जनता पार्टी में थे तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। अब ये बात तय है। अच्छा, मतलब ये हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपके लिए शुभ हो सकते हैं। पिछड़ों का, हाँ, बिल्कुल पिछड़ों दलितों की रहनुमाई करने वाले। अच्छा, ये नहीं, जो मेरा सवाल था कि आप इन पे भरोसा कैसे करेंगे? ये जिसके साथ भी रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, इसके बाद जब उनको लगता है कि नहीं अब काम मेरा हो गया, इसको लात मारो, भाग लो अगले में, ये तीसरा चक्कर है आपके यहाँ है ये? देखिए मैं कह रहा हूं कि हाँ, जब मैं ही कह रहा हूं ना, अब भागने का, भरोसा का बात है। हाँ हाँ, 2017 में लोग कह रहे थे चाणक्य नीति है, भाई वो चाणक्य नीति, भाई देखिए, चाणक्य नीति में बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे नेताओं पे भरोसे की बात कर रहा हूं। ऐसे नेता जो पहले बहन जी को गाली दिया,
इसके बाद बीजेपी को नागनाथ सांपनाथ बोल रहे हैं। कल को ऐसा ना अखिलेश भैया को भी बोले कि भाई इन्होंने तो ये कर दिया। भाई इनका इतिहास तो यही है ना। जीवन को वर्तमान में जीने की जरूरत। आ रहा हूं रमनीश जी, आ रहा हूं। जीवन को वर्तमान में जीने की जरूरत है। हाँ, और आज वो हमारे सत्ता जरूरी है, ठीक है, स्वागत है। हाँ, बिल्कुल। सम्मान है शुभेंदु जी, पार्टी में जो आएगा उसका स्वागत। बिल्कुल शुभेंदु जी, देखिए ये बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। हालांकि आज उत्साह है समाजवादी पार्टी में। उनके दफ्तर के बाहर आप देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आपको सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बधाई। और चूंकि आज आप लोगों की तरफ से भी लिस्ट जारी होने वाली है, शुभ मौका है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो सियासत की संक्रांति काल चल रहा है उसमें किसकी दशा और दिशा बदलेगी? शुभेंदु जी। बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सर्वे रिपोर्ट हुई और सब लोगों को किस एमएलए ने कितना अच्छा काम किया, जनता क्या चाह रही है, कैसा रहता है, और उसके बेसिस पे जब स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप के कुछ लोगों को ये पता लगा कि उनका टिकट कर सकता है, उनकी राजनीति खत्म हो सकती है, तब उन्होंने सपा को बोला कि भैया हम ज्वाइन कर सकते हैं। सपा की हालत ऐसी है इस समय पर कि भैया किसी तरीके से भी आ जाओ, हम देख लेंगे, कर लेंगे। आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय में मैं क्या कहूं, उन्होंने अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए पता नहीं क्या क्या चीज मांगी हुई है। सामाजिक स्थिति वहां पे जहाँ पे वो खुद रहते हैं, वहां पे खुद के उनके जो भारतीय जनता पार्टी के और जो वहां के लोकल कार्यकर्ता हैं बिल्कुल खुश नहीं है। समाज की ऐसी बात है कि वो पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते थे। जब उनको बोलने दीजिए, इसके बाद और भी रमनीश जी भी उनके पास चलेंगे। जी बोलिए शुभेंदु जी। वो यदि पंचायत चुनाव भी लड़ते तो शायद नहीं जीत पाते। अच्छा। और ऐसे सर्वे पर हमने तो जब उनको बुलाया तो हमने सम्मान भी दिया उनको, उनकी बेटी को टिकट भी दिया। वो बड़ा जिद्दी आदमी है, वो जो हर बार जिद करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आत्मतुष्टि करते हैं, बार्गेन करने वाले लोगों में से हैं। तो अब की बार पार्टी ने बहुत पहले से ही मन बना लिया था कि इनको अब की बार सफाई करेंगे, क्योंकि इस समय पार्टी लगभग 315 और 325 और 340 सीट के पास जा रही है। एक आध दो लोगों के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान अगर ये लोग चले जाएंगे तो आपको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा? जो आपने एक रणनीति बनाई थी गैर यादव ओबीसी में, तो वो ये लोग छटक के जाएंगे तो असर नहीं पड़ेगा आपको? सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी के ही मैं 3-4 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। उमा भारती जी, मदन लाल खुराना जी, कल्याण सिंह जी, ये सब लोग भी जब कभी किसी कारणवश मनमुटाव के साथ, ये तो संगठन के ही लोग थे, पॉइंट है, तो भाजपा के लोग थे पुराने, जब ये लोग भी गए कभी किसी कारणवश तो वापस ही आए हैं, क्योंकि बाहर जाने पर कोई अस्तित्व रहता नहीं है संगठन का। और ये लोग भी जो जा रहे हैं, आने वाले समय पर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपके टीवी चैनल पर आप और हम और पांडे जी बैठे रहेंगे, और स्वामी प्रसाद जो मौर्य साहब हैं, इनकी क्या स्थिति होने वाली है वो आपको और हमको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि संगठन जो है इस समय पर साफ सुथरा किया जा रहा है। कहीं कहीं से जो लोग, अच्छा, मतलब अभी आप कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा 2022 के पहले साफ सफाई का अभियान चल रहा है। ठीक है, देखो ये बिल्कुल पार्टी करती है हमेशा। ठीक है सर, आ रहे हैं तो फिर आप मान मनोबल क्यों कर रहे थे, ये भी सवाल बनता है। जी अगर रमनीश जी के पास चलेंगे, राजनीतिक समीक्षक हैं रमनीश जी। देखिए अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सबकी निगाहें यूपी की सियासत पे घमासान मचा हुआ है और संक्रांति का मौका है। ऐसे में आज कई शुभ काम होने वाले हैं। कई लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कई पार्टियां अपना आज उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर सकती है। लेकिन ये जो बात चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात हो रही है, 17 में जब आए तो वो बहन जी को उल्टा पुल्टा बोल के आए, अब यहाँ से जा रहे हैं बीजेपी से तो नाग और सांप बोल के जा रहे हैं, अखिलेश की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी आपने सुना कि उनके बैकग्राउंड से उनको मतलब नहीं है, वो उनके लिए शुभ हो सकते हैं, क्योंकि जो बीजेपी में आए तो बीजेपी की सरकार बन गई, अब सपा में आए तो हो सकता है सपा की सरकार बन जाए। ये उम्मीद है समाजवादी पार्टी को। आपका आकलन क्या कहता है? अंजनी जी, सबसे पहले तो मकर संक्रांति के आपके चैनल के माध्यम से सबको शुभकामनाएं। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में देखिए बरसाती मेढक की तरह इधर उधर फुदकने की जो बात है तो नेता ये होते ही रहेंगे। सबसे दूसरी बात आती है स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य का बैकग्राउंड आप सर्वविदित है कि आप जब बसपा से आए थे बीजेपी में, तो आपने देखा था कि उस समय उनको चुनाव में वहां पे टिकट नहीं मिल रहा था, मनमाफी टिकट नहीं मिल रहा था, अपने परिवार का टिकट नहीं मिल रहा था, तो ये बीजेपी में आ गए, सपा में आज आ गए। हो सकता है सपा साफ भी कर दें ये, चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो सर्वविदित है व्यक्तिवाद, परिवारवाद और वंशवाद की परिपाटी से चलने वाली पार्टी है। और चुनाव आते आते क्या होता है कि चुनाव आते आते ये देखिए जाति का कार्ड खेलने लगते हैं, और चुनाव के बाद जब जीत जाते हैं
तो ये परिवारवाद का आप देखिए एक प्रतीक बन जाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि इन्हीं के पार्टी में लगभग राज्यसभा में, लोकसभा में, आप पंचायत में, जिला प्रखंड में, सब जगह आप देख लें इनके परिवार के आप व्यक्ति को आप देख सकते हैं। दूसरी बात आती है 1800 दिन के बाद दलित पिछड़े आपको स्वामी प्रसाद मौर्य को याद आ गए। आप बताइए कि इसके पहले आपको 4.5 साल में आपने मंत्री पद का भोग लिया, उसके बाद आपको याद नहीं आया। आप बीजेपी के टिकट से आपकी जो बेटी है वो बन जाती हैं, आपकी बेटी जो है सांसद बन गई, आपको मन माफिक सब कुछ मिल गया। इसके बाद अब लग रहा है कि बीजेपी में वो चीज टिकट कटने वाला है। अच्छा, ये जो रणनीति है, देखिए अब तो देखिए ये तो बातें हो गई, लेकिन अब ये लोग जो तीन जो गैर यादव ओबीसी थे, ये लोग अगर विकास की बात करना चाहते हैं, मैं आ रहा हूं वहीं पे। देखिए समीकरण का पूरा खेल होता है, चुनाव समीकरण पर लड़ा जाता है। अब मैं ये समझना चाहूंगा समीकरण, जो कि आप यूपी की सियासत को देखते हैं, अब समीकरण क्या बन रहा है? अगर दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो गैर यादव ओबीसी नेता छटक के समाजवादी पार्टी में जाते हैं, तो कितना समीकरण बनेगा, कितना बिगड़ेगा? देखिए इनके पास ऑलरेडी केशव प्रसाद मौर्य जैसे दलित जो पिछड़े समाज के एक बहुत बड़े नेता ऑलरेडी हैं। उसके बाद दूसरी है कि आम जनता भी ये पिछले कई सालों से देख रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामविलास पासवान की तरह चुनावी मौसम में अपना रंग बदलने लगते हैं। जैसे बिहार में रामविलास पासवान करते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान, और आज भी यही ये कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कहीं उनकी तरह की स्थिति नहीं हो जाए कि आप चिराग पासवान को आप देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह के हालात है। इसके बाद आती है जब समीकरण की बात आनी चाहिए, तो विकास का भी समीकरण सबको याद आना चाहिए कि 4.5 साल में जहां पे 16 मेडिकल कॉलेज थे, आज 12 मेडिकल कॉलेज थे, वहां पे मात्र 4.5 साल में 16 मेडिकल कॉलेज बनाए गए, 14 पे काम चल रहा है। हाँ। और 2.61 करोड़ शौचालय बनाए गए, 42 रमनीश, यही तो हमारे यूपी की विडंबना है। अखिलेश जी भी जब 2017 का चुनाव लड़ रहे थे, तो वो काम बोलता है कि नारे के साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हुआ क्या? जनता ने नकार दिया। हो सकता है कि जनता विकास के साथ साथ समीकरण पर ज्यादा भरोसा करती है। इसी समीकरण को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो गैर यादव ओबीसी जो नेता छिटक के गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, अब इससे निपटने के लिए बीजेपी की क्या रणनीति होगी, या बीजेपी को कितना डेंट करेगा? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तो है, लेकिन सबसे दिलचस्प चुनाव इस बार उत्तर प्रदेश का होने वाला, जो कि हर बार होता है। इस बार हर पार्टियां अपना अपना दांव चल रही हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार एक अलग खेल करा। पहले उन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी बनाई, राहुल गांधी यानी कांग्रेस के साथ उन्होंने जोड़ी बनाई, सफलता नहीं मिली, 45-55 सीट पे आ गए। इसके बाद वो 2019 में बुआ के साथ मिले, ये भी फॉर्मूला काम नहीं किया। अब वो उनको लग रहा है कि जैसे बीजेपी ने छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा, छोटे छोटे जो जातियों की राजनीतिक कलवेल पार्टियां उनको अपने साथ जोड़ा, और उनको 3 चुनाव में फायदा मिला। इसी रणनीति पर अखिलेश जी चल रहे हैं। अब जो बीजेपी से तमाम नेता छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उसकी जो लाइन है, नीरज आपके पास में आऊंगा, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले जब चर्चा आपसे मैं कर रहा था, तो आपने बताया कि जिन विधायकों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे में जो सबकी लाइन थी ना, वो लगभग सेम थी। यानी अचानक से सबको ये लगने लगा कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों के साथ इस सरकार में अन्याय हुआ, जबकि खुद वो लोग 5 साल तक सत्ता में रहे। और अक्सर यही होता है कि 5 साल तक आप विधायक थे, आप मंत्री थे, तो जनता आपसे सवाल पूछेगी, भैया आपने 5 साल में क्या किया? आप सवाल पूछने से पहले ही पाला बदल गए, और आप उल्टे आप खुद सवाल पूछ रहे हैं। तो जरा इस पे आप वो बताएं कि क्या इस्तीफे की लाइन क्या थी, और ये क्या खेल था? सवालों से बचने के लिए टिकट कटने से ये लोग भाग गए, या कुछ और पीछे रणनीति है? जैसा कि कीर्ति जी को नजर आ रहा है कि स्वामी जी काफी शुभ होते हैं पार्टियों के लिए। नीरज आवाज मिल रही है आपको? चलिए नीरज आपके पास आएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन कीर्ति जी, अभी एक चीज ये था, जिस तरीके से सारे विधायकों ने, मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, मुझे लगता था कि सारी स्क्रिप्टिंग बहुत पहले से तय हो गई थी क्या? क्योंकि ये खबर आई थी कि करीब 6 महीना पहले भी स्वामी जी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, और 1 महीने से पूरी रणनीति तैयार की जा रही थी, और इस रणनीति की भनक आप लोगों ने बीजेपी वालों को लगने नहीं दिया। हालांकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई हमको पता था, लेकिन हम चाहते थे कि सफाई हो जाए। तो ये जो रणनीति आपकी थी, ये काफी कारगर लग रही है क्या इस बार? क्योंकि आपको भी लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य शुभ है, लेकिन इस बार जो आपने रणनीति बदली, माना जा रहा था कि
जो गैर यादव ओबीसी हैं वो आपके साथ नहीं रहते हैं, गैर जाधव जो दलित हैं वो आपके साथ नहीं रहते हैं, तो इन लोगों को कैसे अपने पाले में लाएंगे? क्या इन नेताओं से आपको उम्मीद है कि इनके समाज के लोग इनके साथ शिफ्ट हो जाएंगे? क्योंकि 2019 का अनुभव आपके लिए अच्छा नहीं था जब बहन जी के साथ गठबंधन हुआ था। देखिए नीरज जी, जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से तमाम अवसरों पर एक बात कहा, हाँ, कि हम इस बार किसी भी बड़े दल से अलायंस करने नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम 2022 का चुनाव छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल थी ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी जी, वो छोड़ के आए और वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। हाँ, और तमाम छोटे छोटे दल जिसके अपने अपने इश्यूज हैं जी, वो लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए और उसका एक अलायंस बना, जिस अलायंस के तहत आज अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तब से सीटों पे ताल मिलता है, किसको कितनी सीटें मिलनी है ये तय, और तय होने के बाद ही ये अनाउंस हुआ कि हमारा इनके साथ गठबंधन। अच्छा कीर्ति जी, इसीलिए एक सवाल ले लीजिए। एक सवाल ये भी है कि ऐसे छोटे छोटे दल होते हैं, इनको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये मेंढक की तरह इस थाले से इस थाले कूदते रहते हैं, तो बड़ा चुनौती आपके लिए भी होगा। मैं आ रहा हूं रमनीश जी, लेकिन ये सवाल चूंकि कीर्ति जी से है कि इनको आप संभाल कैसे पाएंगे? ये लोगों का इतिहास वही है कि लोग कूदते रहते हैं, इनको कैसे आप पकड़ के रखेंगे? देखिए, लोग तमाम बातें राजभर जी के बारे में, तमाम बातें अन्य दलों के नेताओं के बारे में कहते रहते हैं। कहना क्या, वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो तो दिखता है। राजभर साहब समाजवादी पार्टी के साथ ईमानदारी से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक भी टिकट नहीं मिलेगा तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ हमारा अलायंस होगा और हम चुनाव लड़ेंगे। और सभी राजनीतिक दल जो हमारे भरोसा है सर, 2016 वाला वो बयान 2016 वाला बयान सुनवाऊं आपको, कह रहे हैं अखिलेश यादव को 2 सीट भी नहीं मिलेगी, तो ऐसे लोग कैसे भरोसा करेंगे? वो देखिए आज स्वामी जी क्या कर रहे हैं, जो स्वामी जी 2017 में क्या कहते थे, आज क्या कर रहे हैं? हाँ, आज क्या कर रहे हैं? आज सापनाथ नागनाथ भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। हाँ, हाँ। कह रहे हैं स्वामी रूपी नेवला इन लोगों को खत्म कर देगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ये नेवला हाथी को साफ किया, कमल को कुछ ये सबको सहेजने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, और करेगी इसलिए कि पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, ब्राह्मणों को, सबका जो अपमानित किया भारतीय जनता पार्टी, उसको सम्मान दिलाने का काम करेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी, अंजनी जी बराबर एक बात कह रही है कि टिकट कटने के डर से चले गए। ये 2017 के इलेक्शन में स्वामी जी को टिकट दिया इन लोगों ने, उनके बेटे को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और उनकी बिटिया को भी सांसद बनाया भारतीय जनता पार्टी। देखिए कीर्ति जी, देखिए ये तो मीडिया में आम हो गया था कि इस बार करीब 70 से 90 लोगों का टिकट कटने वाला था, और जितने विधायक भगे उनको माना जा रहा था लगभग लोगों का नाम था उसमें। तब इनको परिवारवाद ही दिखता, तब इनको परिवारवाद ही दिखता। अब जो लोग इनको छोड़ रहे हैं वो ये साबित करने में लगे हैं कि सबका टिकट कटने वाला था, इसलिए लोग जा रहे हैं। ठीक है, शुभेंदु जी जवाब दीजिए। पांडे जी को कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि ये सब सपा के बहुत सारे लोग सावन के अंधे हैं और उनको हरा हरा दिखता है, हरा के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थितियों में आज लगभग 90 लोगों के टिकट काटे जा रहे हैं, और ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया। और एक भाजपा एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी और भारत की एक ऐसी नेशनल पार्टी है जिसने अपनी शुचिता को मेंटेन किया हुआ है। अब बीच में कोई आदमी जीता हुआ उसको हटा तो सकते नहीं है। तो ये एक ऐसा समय होता है जब उसको क्लीनिंग किया जाता है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे सैनी साहब हो। मेरा एक ही कहना है कि ये सब लोग विचारधारा से नहीं जुड़े हुए लोग हैं। हाँ। ये वो सब लोग जो हैं जो लोग सीट के कारण हमारे पास आए थे, जब इनको लग रहा था कि इनकी सरकार बन रही है तो आ गए। अब इनको ये लग रहा है कि हमको टिकट ही नहीं मिल रहा है तो हमारा वजूद क्या रह जाएगा। हाँ। तो उधर चले गए। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, खाली पांडे जी से एक ही बात कहता हूँ कि 3-3 साल में, 3.5 साल में इनकी विचारधारा बदल रही है। कभी हाथी से कमल में आते हैं और कमल से साइकिल पे बैठते हैं। मेरा ये कहना है कि क्या आप लोगों को खुद को भी भरोसा है? हमको तो नहीं रहा, इसलिए हम लोगों ने 70, 80, 90 टिकट माइनस कर रहे हैं। अभी देखिएगा आज कीर्ति जी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं नीरज के पास जाऊंगा। कीर्ति जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई हर 3 साल पे इनकी जो विचारधारा बदल जाती है। 10:40 में मुझे दूसरे डिबेट है। देखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बात अंजनी स्पष्ट है
हाँ कि जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही, हाँ उसी सोशल इंजीनियरिंग से भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने का काम। चलिए, ये आपने सीख लिया, आपने भी सीख लिया, यानी आप एमवाई से आगे निकल गए। ठीक है, रमनीश जी को जाना है सर, रमनीश जी को जाना है, एक बार उनको चर्चा में ले लेते हैं, इसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। रमनीश जी, ये जो सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, अब देखिए, ये तो जो इंजीनियरिंग है, ये तो ऐसी इंजीनियरिंग है, बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनको सीखना पड़ेगा कि राजनीति की इंजीनियरिंग क्या है। अब जैसा कि बीजेपी कह रही है कि भाई हर 3 साल बाद इनकी जो है विचारधारा बदल जाती है, तो कितना ये लोग फर्क डालते हैं चुनाव में, क्योंकि सपा को लगता है कि वो शुभ हैं। वो जब 17 में बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी की सरकार बनने गई थी, अब उनको लगता है कि सपा के साथ आएंगे तो सपा की सरकार बन जाएगी। देखिए अंजनी जी, राजनीतिक समीकरण जो बनते हैं उसका आधार जो है वो जनता जनार्दन है, ना कि एक कोई विशेष नेता के जाने से यदि हम समझ लें कि एक पार्टी जो विशेष वो खत्म हो जाएगी, वो उससे जनता विलग हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जहां तक है आप राजनीतिक अवसरवादिता की लड़ाई है, ना कि विचारधारा की लड़ाई। पहले जो है विचारधारा की लड़ाई होती थी, चुनाव में विचारधारा के ऊपर वोट दिए जाते थे। आज राजनीतिक अवसरवादिता को ध्यान में रखते हुए नेता जो है अदला बदली इधर से उधर करते हैं। और जहां तक बात है तो आप देखिए कि 2017 के बाद किस तरह के विकास हुए, विकास के ऊपर यदि ये अखिलेश यादव लेकर के जाते हैं चुनाव में तो एक भी वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि डिजिटली ये अपने आप को अक्षम पाते हैं। लेकिन 14 लाख लैपटॉप तो आपने दावा किया था कि बांटे, तो उसमें से 6 लाख लैपटॉप इन्होंने क्या किया था, सिर्फ 6 लाख लैपटॉप बांटे, 8 लाख लैपटॉप का क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? रिपोर्ट में मैं बता रहा हूं 30 लाख लैपटॉप मैं बताता हूं कि आप लगातार झूठ बोलने की बस्ती है कि 16 जहां 12 मेडिकल कॉलेज से आज मेडिकल कॉलेज यूपी में बन गए। ये जो लैपटॉप वाला आंकड़ा दिया है, नहीं ये जो लैपटॉप वाला आंकड़ा रमनीश जी लैपटॉप का जो आंकड़ा है, लैपटॉप वाला जो आंकड़ा थोड़ा सा आप क्लियर करिए, क्योंकि उस पर सपा को आपत्ति है। आपने जो कहा है कि जो वो क्लियर जरा करिए कि वो उसका कुछ सबूत है तो आप बताइए, क्योंकि ये मामले सामने आए थे जी। बताएं हाँ अंजलि जी, आरटीआई का रिपोर्ट है, ये जाकर के सर्च कर ले, देख लें। इसमें से 14 लाख लैपटॉप में 6 लाख लैपटॉप बांटे, 8 लाख लैपटॉप का कोई हिसाब किताब नहीं है। उसके बाद इन्हीं के ऊपर आरोप लगा था 55,000 इन्होंने माफियाओं को जमीन दी थी, उसी जमीन पे गौशाला बनाया गया यूपी में। आपको दूसरी बात है 1.5 लाख करोड़, लखनऊ के अंदर मेट्रो नहीं दिखा, आपको लखनऊ के अंदर वेदांता का ब्रांच नहीं दिखा, गन्ना किसान का बेल्ट माना जाता है पश्चिमी यूपी, जितना बसपा सपा ने भुगतान किया था एक अकेले योगी आदित्यनाथ ने 1.5 लाख करोड़ का गन्ना किसानों का भुगतान किया। विकास के यदि लेके आते हैं तो ये शायद चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस जाति के ऊपर हमेशा बार-बार टारगेट करते हैं। 1800 करोड़ माफियाओं से जब्त कराने का कौन किया था? 1800 करोड़। अच्छा ठीक है रमनीश जी, हाँ ठीक है रमनीश जी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं जी। ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी रहेगा। एक और चीज मैं कोट करना चाहता हूँ 10 सेकंड के लिए। 45 योजनाएं यूपी में लागू करने का काम सिर्फ यूपी में नंबर 1 रहे योगी आदित्यनाथ। स्वामी प्रसाद देखिए अब आप देखिए, अब ऐसे में देखिए यहाँ पे वो जो हम, अरे रमनीश जी, उसके लिए हमने शुभेंदु जी को बुला रखा है। अरे रमनीश जी, नहीं रमनीश जी शुभेंदु जी को बुला रखा, वो बताएंगे क्या हुआ कैसे हुआ। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर इस चुनाव में छोटे छोटे दल हैं, इनकी भागीदारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है? हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी की तरफ जो छोटे दल हैं उनको भी काफी तवज्जो दी जा रही है, समाजवादी पार्टी में जो छोटे छोटे दल आ रहे हैं उनको काफी तवज्जो दी जा रही है। आखिर इस बार सियासत में ऐसा क्या नया हो गया कि छोटे दल इतने महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए हैं और अच्छी खासी बार्गेनिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने देखिए छोटे छोटे दलों की बात आती है तो आप देखिए कि पिछड़े वर्ग के लिए, दलित के लिए, समाज के लिए आज तक गैर यादव जो कहा जाता है और यादव सहित आप सबकी योजनाओं को आप देख ले, जितने भी 134 योजनाएं लाई गई सबों को मिला। तो इसने अब का क्या है कि आज का परिदृश्य में यदि आप दिखाने जाते हैं तो 2017 में छोटे छोटे दलों को जोड़ करके अमित शाह जी ने एक जो टीम, देखिए नेता से नहीं, नेता के पास वोट नहीं होता, वोट होता है कैडर के पास, पार्टी के पास। जो वोट होता है नियत जो होती है, नीति जो बनती है पार्टी बनाती है।
और नीति के चलते जो वोटर होता है पार्टी से जुड़ा होता है। कहा गया कि जिस समाज पर धोखेबाजी हो, षड्यंत्र हो और उसके साथ अन्याय होता हो, उसे पता न चलता हो उस समाज को, जिसे पता चल जाए वो और संघर्ष करे, लड़ाई करे, उसे हम नेता नेतृत्व करता कहते हैं। अगर इन लोगों को लग रहा था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा तो इन्हें लड़ाई लड़ना चाहिए, इन्हें सम्मेलन करना चाहिए, इन्हें धरना प्रदर्शन करना चाहिए, इन्हें आवाज उठानी चाहिए। सब जब शक्ति थी तो आवाज नहीं उठाए, जब चुनाव आयोग ने आपकी शक्ति छीन ली, आज के दिन में जब चुनाव आयोग ने आपको जीरो कर दिया कि नहीं आप जाके फिर से चुनाव लड़के आओ, जनता में आप जाके अपनी पहचान बना के फिर से उनका समर्थन लेके आओ, फिर शक्ति आओ, तो आज के दिन में जनता के बीच में जाना चाहिए। इसके मतलब ये लोग अपने किसी कारणों बस इधर से उधर हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता एनडीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोट जो होता है जिस वोट के बैंक के आधार पर हम लोगों ने 2019 में चुनाव लड़ा था, आपने देखा होगा उस समय बसपा और सपा का बहुत बड़ा गठबंधन था और ओम प्रकाश भाई अलग से लड़ गए थे, फिर भी निषाद पार्टी डॉक्टर संजय मोदी के साथ आया, एक ऐतिहासिक जीत ला के दिखाया था। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि 2014 से लगातार जो पिछड़ों के नेता बन रहे थे 2014 से हार रहे हैं। 2014, 2017, 2017 में तो खत्म हो गए थे। हमने उपचुनाव में इन लोगों को इकट्ठा करके जिंदा किया, सपा, बसपा, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, 4 पार्टी इकट्ठा किया कि भाई चलो पिछड़ों दलितों का हो जाए, लेकिन फिर अपने इनकी नीयत नहीं सही थी, फिर उसी हिसाब से चलना शुरू किया। 2019 में हमें मोदी के साथ आना पड़ा, फिर 2019 में भी खत्म हो गया। तो ये लगातार जिसको पिछड़े उनसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट के जो मंत्री बनाए जाते हैं वो हाई स्कूल पास बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं कि वो कैबिनेट में अपनी बातों को न रख सके। भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूं संविधान को खत्म करना चाहती है, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में संविधान नहीं बचेगा, उन्हें मालूम था। चालाक, चतुर, पढ़े लिखे लोग इसे खत्म कर देंगे, तभी उन्होंने कहा था, रोते हुए आंखों से कहा था कि अगर इस संविधान को आप आगे न बढ़ा पाए तो इसे पीछे मत हटने देना, इसे पीछे मत हटने देना। 85% लोगों की आवाज को बुलंद करते रहे। तो आप देखिए विधायकों के इस्तीफे पर मुकेश वर्मा का बड़ा बयान आया है और वो कह रहे हैं कि 20 विधायक आज जो बीजेपी के हैं वो इस्तीफा देंगे। बीजेपी 5% लोगों की पार्टी है, 5 साल तक बीजेपी के साथ ही रहे, उसके विधायक रहे, उस वक्त पिछड़ों की बात तो नहीं की, लेकिन अब कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ 5% की पार्टी है। और हमारे साथ जो मेहमान बने हुए लगातार उनसे हम चर्चा कर भी रहे हैं। अब देखिए दो लोगों के हमने बयान सुनवाए। एक तो एनडीए के निषाद पार्टी के अध्यक्ष, उनको आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई एनडीए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुकेश वर्मा है, ये विधायक हैं, जब तक पार्टी में थे तब तक जो है काम करते रहे, बोल रहे थे भाई पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही, सबके लिए काम किया। पार्टी छोड़ दिया तो कह रहे हैं कि सिर्फ 5% की ये पार्टी है, बाकी 95% लोगों की अनदेखी की जा रही है। खैर ये तो हर कोई समझ सकता है कि चुनाव है, ऐसा बोलना पड़ेगा। अब कीर्तिनिधि पांडे जी, अब मैं वही सवाल जो मैंने रमनीश जी से पूछा था वो आपसे रहेगा। छोटे दलों के हमने देखा ये बड़ी भूमिका में आ गए हैं, चाहे आपके गठबंधन के साथ हो या एनडीए के गठबंधन के साथ हो। हमने देखा इनकी बार्गेनिंग पावर काफी बढ़ गई है, तो ये इनकी इस बार चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका है? देखिए अंजलि जी, हाँ, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा जी, लेकिन रमणेश जी के तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी टिप्पणियां हुई हैं, हाँ, उनको भी एक बार मैं बताना चाहता हूं कि 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो विकास की बड़ी लकीर खींची गई उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो लखनऊ आगरा का एक्सप्रेस वे हो, चाहे लखनऊ के अंदर इकाना स्टेडियम हो, चाहे वो लखनऊ के अंदर कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का सवाल हो, चाहे लखनऊ के अंदर जेपीएनआईसी बनाने का सवाल हो, बिल्कुल, चाहे लखनऊ के अंदर वेदांता का ब्रांच खोलने का सवाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी महानगरों को 4 लेन से जोड़ने का सवाल हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार में 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का सवाल हो, चाहे 20 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने का सवाल। सर अच्छी बात है, ये योजनाएं आपकी थी, क्योंकि अभी वो है नहीं सर, आपको सुन नहीं रहे हैं सर, वो चले गए।
हाँ, वो है नहीं अभी। रमणेश जी ने राजनीतिक विश्लेषक कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सर, वो चले गए इसलिए मैं उनको बार बार कह रहा। देखिए कीर्ति जी, मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए मैंने उनको बोला कि जो आप बात बोल रहे हो उसके लिए मैंने शुभेंदु जी को बुला रखा है, आप मुद्दे पे आइए। कि मैंने बोला था मैं निष्पक्ष डिबेट कराता हूँ, ठीक है। हाँ, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अब ये जो छोटे छोटे दल है ये क्या गेम बिगाड़ने बनाने में कितना मादा रखते हैं, क्योंकि आप भी जो है उनको मनाने पटाने में लगे और बीजेपी वाले भी उनको मनाने पटाने में लगे हैं। देखिए अंजलि जी, छोटे दलों की बड़ी भूमिका है। हाँ। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। हाँ। ये छोटे छोटे दल अपने इनके इशूज हैं। हाँ। और वो अपने अपने इशूज के साथ जिससे उनका तालमेल है उनके साथ वो खड़े होंगे। अब संजय निषाद जी आपके चैनल पे बोल रहे थे, संजय निषाद जी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है निषाद समाज को शेड्यूल कास्ट का आरक्षण दिलाने का। हाँ। और मैं स्मरण करा दूं आपको अंजलि जी कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, तो समाजवादी पार्टी 2017 तक सरकार में, 2017 में समाजवादी पार्टी 2016 में विधानसभा से सभी उन 17 जातियों को जिसको शेड्यूल कास्ट में जाना था उसका बिल पास करके भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार को हम लोगों ने भेजने का काम किया था, केंद्र की सरकार को। केंद्र सरकार में मंत्री थे थावरचंद गहलोत जी, सामाजिक सहकारिता न्याय मंत्री, जिसके अधीन ये फैसला होता है कि कौन सी जातियां आरक्षण में शामिल हो सकती है, कौन सी जातियां नहीं शामिल। बहुत स्पष्ट रूप से थावरचंद गहलोत जी ने कहा था कि ये निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, ये जातियां पिछड़ी जाति की में रहने लायक है, इनको शेड्यूल कास्ट में नहीं शामिल किया जा सकता। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मना किया। उसके बाद भी निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी समाज को बलि दे करके अपने लाभ के लिए, अपने एमएलसी हैं, उनका बेटा एमपी है, अपने बेटे बहू के लिए टिकट मांग रहे हैं, पा भी जाएंगे, लड़ेंगे, पूरा परिवार उनका सदन में पहुंच जाए, लेकिन वो अपने समाज के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कब तक हम छोटे छोटे समाज की बात करते रहेंगे? ऐसा हम कब करेंगे? हम पूरे यूपी की बात करें, पूरे भारत की बात करें? देखिए पूरे यो यूपी के हिस्सा है। हाँ। और यूपी के हिस्से में अगर वो रहते हैं तो उनकी समस्या उठाने की जिम्मेदारी सरकारों की है, होनी चाहिए। अगर आप सबको सक्षम बनाएंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अगर आप पूरे प्रदेश को सक्षम बनाएंगे तो उस प्रदेश में सारे समाज के लोग रहते हैं। ठीक है। अब मेरा सवाल कीर्ति जी आपसे, अब देखिए इस बार की जो रणनीति बन रही, जो समीकरण बन रहे हैं, जैसा कि आपने 2014 में काम किया था उसी फॉर्मूले पर अब अखिलेश यादव भी चल रहे हैं। आपने जो गेम खेला था कि गैर यादव ओबीसीओ को अपनी तरफ खींचा, गैर जाठव जो दलित है उनको अपनी तरफ खींचा, लेकिन ये सब छिटक के अब उधर जा रहे हैं। इसके अलावा इस बार हमने देखा कि आपकी जो रणनीति है, जो बीएसपी के वोट बैंक है उसमें सेध लगाने की यही रणनीति कीर्ति जी की भी है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार टिकटों हमने देखा कि तमाम जो दलित समाज के लोग उनको आप टिकट देने की बात कर रहे हैं, तो आपकी निगाहें इस बार क्या लगता है कि जो बीएसपी का वोट बैंक उस पर भी है? जी मेरे को जवाब देना है ना ये? हाँ जी, आप ही को जवाब देना। कीर्ति जी बोला तो मेरे को लगा कि शायद वो बोले। नहीं, वो चुप है। हाँ। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ जी कि ये चुनाव हम लोग विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हाँ। जो छोटी जातियों के जो समीकरण हैं वो स्थानीय होते हैं, 3 या 4 सीटों को वो थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं, 3 से 4% वोटों को वो ऊपर और नीचे करते हैं। पर हमने जो काम किया, कीर्ति जी का फोन लगवाते हैं। तो शुभेंदु जी आज जो टिकटों को लेकर जो आज माना जा रहा है कि पहली लिस्ट जारी होगी, उसमें क्या समीकरण, जो हमारे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस बार आप लोग इसमें जो है दलित समाज के लोगों को काफी प्राथमिकता दे रहे हैं, यानी आप लोग भी पूरा जो गेम सेट कर रहे हैं, जो मैं बार बार बोलता हूँ समीकरण बैठा रहे हैं आप लोग भी। देखिए समीकरण चुनाव एक लड़ना, हाँ, उसमें समीकरण को बैठाने का प्रयास तो किया जाता है, ऐसा कोई हम कहें कि नहीं किया जाता है तो ठीक नहीं होगा। हाँ। परंतु हमने अभी इस बार जो सीटें देंगे हम उन कैडर बेस लोगों को देंगे जो वर्षों से हमारे साथ थे। इस तरीके से जो लोग चुनाव में आकर और जीतने के बाद जब उनको जहाँ पे काम नहीं करना है या काम करना है तो वो सत्ता में बना रहना है, परिवारवाद को लेके जाना है, इन सब चीजों से जो ऊपर होंगे उनको लेके आएंगे। अभी तो आज जब सीटें निकलेंगी तो और भी कई लोग जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो सपा में जाएंगे और कहीं और जाएंगे। हमने दलितों से लेकर पिछड़ों वर्ग और इससे हम जाति और धर्म और इससे भी ऊपर उठकर सर्वांगीण विकास के लिए बात कर रहे हैं। और राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण
हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। शुभेंदु जी, अभी एक, हालांकि वो पुष्टि नहीं है, एक हमारे पास एक लिस्ट आई थी, उसमें हमने देखा कि जब आप लोगों ने यूपी में बैठक की थी चुनाव कमेटी की, तो उसमें ये था कि भाई करीब 70 से 80 जो है विधायक उनका टिकट कट सकता है। इसके बाद जब दिल्ली में आपकी बैठक शुरू हुई, उसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, 3 विधायकों ने और दिया। तो फिर अमित शाह जी ने कहा कि नहीं, हम सिटिंग जो हमारे एमएलए हैं बहुत ज्यादा, हम उनका जो है टिकट नहीं काटेंगे। तो क्या थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया क्या अपनी रणनीति पे? हमारे पास जो टिकट देने का जो, अच्छा, मैं आऊंगा आपके पास। मुकेश वर्मा काफी आक्रामक तेवर में है, हमारे सहयोगी नीरज ने उनसे बात की है, सुन लेते हैं एक बार, फिर आपके पास आएंगे जी। हमें तो बहुत ही खतरा है, हमें तो बहुत ही खतरा है भाई साहब। हाँ, जब प्रदेश को खतरा है, संविधान को खतरा है, 85% लोगों को खतरा है, तो हमें तो खतरा और ही ज्यादा है। लेकिन साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं, अब हमें उस खतरे से कोई डर नहीं है। ये थे भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायक जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मुकेश वर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि उन्हें खतरा भी है, और साथ इन्होंने कहा कि आज 2 दर्जन से अधिक विधायक उनके साथ समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होंगे। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। अब शुभेंदु जी आपके पास आएंगे, चूंकि बहुत बड़ा दावा कर दिया है मुकेश वर्मा ने कि करीब 2 दर्जन से अधिक विधायक आज फिर बीजेपी छोड़ेंगे, और ये कह रहे हैं बड़ा खतरा है, जो 85% लोगों के ऊपर बड़ा खतरा है। शुभेंदु जी, बहुत दबा के लग रहा था, आपने इन लोगों को रखा था क्या? 4.5 साल, पौने 5 साल इन लोगों ने आपके साथ काम किया, इतना ज्यादा आपने दबा दिया कि बहुत ज्यादा लोग डर गए थे, खतरे में पड़ गए थे, इसलिए भाग चले यहाँ से। साहब ऐसा नहीं है। अब काहे बोल तो रहे वो, अब आज ही कहीं बोले वो? हाँ, अभी तक कहीं नहीं बोले रहा है, दबा के रखे थे आप, खतरा था उनको। हाँ, तो अभी अचानक कैसे उनको खतरे से दिखाई दिया? मुक्ति पा गए, बाहर आ गए। हाँ, तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आज उनको मुक्ति दी जा रही थी। अच्छा, अब मुक्ति दी जा रही थी, इसलिए उनको लगा कि कहीं ना कहीं सहारा मिल जाए, हमारा राजनीतिक जीवन जीरो ना हो जाए, उसका प्रयास कर रहे हैं वो। उनके देखिए, ये सब व्यक्तिवादी लोग हैं, ये कोई बहुत बड़ी विचारधारा को लेकर नहीं देखिए, एक बड़ा दावा किया है इन्होंने भी कि आज करीब 20 विधायक आपके इस्तीफा देंगे। यही सुनामी के बाद जो है स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे, और आपके पूर्व सहयोगी राजभर जी भी आज धमाका करने वाले हैं। आज हम लोग धमाके का इंतजार भी कर रहे हैं। जिन विधायकों का नाम काटा जाएगा, हम लोगों ने सोचा है, बड़े जो लोगों का एक बहुत बड़ा जो सर्वे के बाद रिपोर्ट, और भारत में उत्तर प्रदेश को बिल्कुल स्वच्छ करने की बात चल रही थी, तो उसको हम करेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आज जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वो हो सकता है ज्वाइन करें। हम पार्टी ने बड़ी सोची समझी रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं, अपनी जाति या अपने व्यक्तिगत उद्भाव के लिए जुड़े हुए हैं, उनके रहने और ना रहने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि आखिरी पड़ाव में हमने टिकट को लेकर आपसे सवाल किया था, कीर्ति जी आपका फोन कट गया, तो ये सवाल आज भी रहेगा। और आज माना जा रहा है कि आज जो है एक लिस्ट आप लोग जारी करेंगे, तो चूंकि पश्चिमी यूपी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और पिछले चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी ने काफी अच्छी बढ़त ली थी यहाँ पे, लेकिन इस बार थोड़ा पश्चिमी यूपी के समीकरण काफी बदले हुए हैं। आरएलडी के साथ आप लोग आए भी हैं, उनको काफी ठीक ठाक तवज्जो भी दिया, सीट दिया आपने। तो आज जो लिस्ट आएगी उसमें क्या समीकरण क्या रहेगा, क्या देखने को मिलेगा? देखिए अंजनी जी, जो लिस्ट कुछ टिकटों की घोषणा कल हुई है, हाँ, और समाज के उन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देना हमारी प्राथमिकता में है। सबको प्राथमिकता देना है, सबको टिकट देकर के जो जहां जीतने की स्थिति होगी उसको जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार ही प्रत्याशी बनाए जाएंगे, और सबका समावेश दिखेगा। जो टिकट वितरण होगा उसमें सबका समावेश दिखेगा। ठीक है, चलिए, समय हमारे पास इतना ही था। शुभेंदु जी आपका और कीर्ति निधि पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का दिन काफी शुभ था, लेकिन एक दुखद खबर भी आ रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में रेल हादसा हुआ था, उसमें जो मरने वालों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। मरने वालों का जो आंकड़ा 9 के पार पहुंच गया, और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे, उसका जायजा लिया और कहा है कि ये हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल जिस तरीके से 12 डिब्बे रेल हुए थे, उसमें 9 लोगों की मरने की खबर आई थी, और करीब 36 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। खुद रेल मंत्री को आप देखिए, अश्विनी वैष्णव वो पहुंचे हैं, और पूरे जो स्थल है, घटना स्थल, उसका उन्होंने जायजा लिया है।
बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट है, वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। कल हमने कंप्लीट रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट किए और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है। मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है, और जो इंज्योर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंटिन्यूसली इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और लगातार फील्ड के भी संपर्क में हूँ, और मैं खुद यहाँ पे स्पॉट पे आया हूँ जिससे कि इसका रूट कॉज पता चले, और रूट कॉज पता करके रूट कॉज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इस तरह की घटना कभी भी फिर से पुनरावृत्ति न हो। तो इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच जारी है। रेल मंत्री खुद वहां पर पहुंचे थे।